So, very good evening. Today we'll start a new topic called social justice. Today we'll start social justice. Social justice हिंदी में सामाजिक न्याय। अब कोशिश करते हैं कि पहले टॉपिक में जाने के पहले इस टॉपिक में जाने के पहले ये समझते हैं कि भाई आखिर इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है। फर्स्ट let us understand that how to approach the topic. How to approach, कैसे पढ़ना है इस टॉपिक को। तो शुरुआत में कोशिश हम ये करेंगे कि ये सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक कॉमन सी चीज़ है कि भाई कोई भी टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है। और सोशल जस्टिस यूनिक इसीलिए है क्योंकि ये टॉपिक मेन स्ट्रीम टॉपिक नहीं है, थोड़ा हट के टॉपिक है कि नहीं। इसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटजीज लगेंगी सिविल सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई पढ़ना कैसे है, हाउ टू अप्रोच। तो इस टॉपिक को सबसे पहले जो हमको चीज़ ध्यान में रखनी है टॉपिक को पढ़ने से पहले कि डोंट रश, जल्दबाजी नहीं करनी टॉपिक में, आराम से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको आप मगअप कर सकें, याद कर सकेंगे। वैसे यूपी सिविल सर्विसेज में ऐसे बहुत टॉपिक है जो याद करने योग्य हैं, ये उनमें से ऐसे ही है। और डोंट रश का मतलब ये है कि इसको जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये असिमिलेट होने वाला टॉपिक है। असिमिलेट मतलब एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं समा जाना। इस टॉपिक को अपने अंदर में समा जाने दीजिए। कुछ वजह हैं एसिमिलेशन के, क्योंकि इस टॉपिक का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक कैरेक्टर है, जो कि सिविल सर्विसेज के रीसेंट ट्रेंड्स को एकदम मैच करता है। Isn't it? इसका मतलब ये है कि गिव एम्पल टाइम टू द टॉपिक। कम से कम महीना, 1.5 महीना, 45 दिन इस टॉपिक को आराम से पढ़िए। इस टॉपिक में हर टॉपिक की जैसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम बोलते हैं रिवीजन। अभी आगे चल के हम ये समझेंगे कि क्यों ये जो एस्पेक्ट है रिवीजन, और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक को अपने अंदर एसिमिलेट होने दीजिए, हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है ये टॉपिक। इसके कुछ वजह हैं। क्या वजह है थोड़ा देखते हैं। अगर हम इस टॉपिक को डिवाइड करें तो इस टॉपिक के मेनली 2 कंपोनेंट हैं। एक है इसका स्टैटिक पार्ट और दूसरा है इसका डायनामिक पार्ट। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा शैलो पार्ट है, और जब हम शैलो पार्ट को कवर कर लेंगे तो हम इस टॉपिक के थोड़ा अंदर में जाएंगे इनटू द डीपर सेक्शंस ऑफ दिस टॉपिक। पढ़ना क्या क्या है। शैलो पार्ट में बेसिकली हमको इस टॉपिक की एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग ले लेना है। अंडरस्टैंडिंग किस सेंस में? अंडरस्टैंडिंग कि भाई सोशल इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूजन क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, फिर एम्पावरमेंट क्या होता है, इसके वेरियस थ्योरीज हैं। ठीक है, बेसिकली स्टैटिक पार्ट मतलब थ्योरिटिकल पार्ट, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। और जब हमको इस टॉपिक की एक प्रॉपर ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, देन वी विल डाइव इनटू द डायनेमिक पार्ट, जिसमें आते हैं
सोशल जस्टिस के लिए कई सारे पॉलिसीज़ और कई कई लेवल्स में अलग अलग जो एंटाइटीज़ हैं वो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और वहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज़ बन रही हैं एट द डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, कई हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही हैं, हमारे देश की नेशनल गवर्नमेंट काम कर रही है, कई एनजीओस काम कर रहे हैं, कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, कई सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह हैं। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए थोड़ा एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ लगेगी जिसको हम बोलते हैं पेशेंस। टॉपिक अगर एक बार उठाएं तो कोशिश करेंगे हम कि भाई उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें। अगर बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है कई सारी चीज़ें भूल जाएं। तो इसीलिए पेशेंस और वही परसिवरेंस, जो कोई नया ट्रेट नहीं है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ये दोनों चीज़ तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, इजंट इट। इसके बाद जब हम स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन पढ़ लेंगे, इसके बाद हमारा तीसरा जो फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो शुरू होगा, और वो होगा इंटरलिंकिंग ऑफ सब टॉपिक्स। इंटरलिंकिंग ऑफ सब टॉपिक्स। डायनेमिक पोर्शन में एक चीज़ और भी आ जाएंगी, जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एचडीआई रिपोर्ट है, क्या नाम है, लिटरेसी रिपोर्ट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट आएगी, वो भी इसके डायनेमिक पोर्शन में ही आएगा। इसके बाद जो चीज़ है हम जब स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद है कि इस टॉपिक के जो सब टॉपिक्स हैं उनका इंटरलिंकिंग करना है, जो कि अब यूपीएससी में पिछले 2-3-4 सालों से इंटरलिंक करके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कि वुमेन भी है और वुमेन भी है, एसटी/एससी भी है और पॉवर्टी भी है। तो हम कैसे वुमेन जो कि एक एसटी/एससी है उसकी पॉवर्टी को रिड्यूस करने में उसकी हेल्प कर पाएंगे। तो इसमें 3 टॉपिक आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक वुमेन है, वो एसटी/एससी कम्युनिटी में बिलोंग करती है, और तीसरी उसकी पॉवर्टी, गरीबी। तो अब जो रिसेंट कुछ क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में, वो सब टॉपिक्स के इंटरलिंक में ज़्यादा बेस्ड है। थोड़ा सा हम इंटरलिंक करेंगे सब टॉपिक्स को। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज द आंसर राइटिंग। So these are some of the broad strategies which you should follow while preparing the topic called social justice. Isn't it? 2 पार्ट है, शैलो पार्ट या स्टैटिक पार्ट, डायनेमिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट में जनरल अंडरस्टैंडिंग है, और डायनेमिक पार्ट में गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, ये सब है। और उसके बाद जिसको हम बोलते हैं रैप अप चीज, जिसको विच विल कंक्लूड विद द आंसर राइटिंग। अब इसके बाद हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी एड्रेस शुड बी व्हाई इज इट नेसेसरी to study social justice for UPSC। भाई क्यों ज़रूरी है सोशल जस्टिस पढ़ना? सबसे पहले बेसिक चीज़ तो ये है कि सोशल जस्टिस का जो टॉपिक है ये मेंस GS2 का एक पार्ट है, इजंट इट? देखिए, सोशल जस्टिस से ही ऑलमोस्ट सिमिलर एक और टॉपिक यूपीएससी के सिलेबस में है,
और वो है इंडियन सोसाइटी। जो कि मेंस जीएस पेपर 1 में है। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि भाई सोशल जस्टिस क्यों पढ़ना है यूपीएससी के लिए, और दूसरा है कि अगर ये इंडियन सोसाइटी से इतना ही ज़्यादा रिसेंबल करता है तो इन दोनों को अलग अलग पेपर में रखने की आवश्यकता है। जैसे जैसे सेशन खत्म होगा, लेक्चर खत्म होगा, हम दूसरे क्वेश्चन को एड्रेस कर चुके होंगे, खत्म कर चुके होंगे, लेकिन अभी बेसिकली ये देखते हैं कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सोशल जस्टिस। तो अगर हम यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 की बात करें तो इस पेपर के एसेंशियली 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला तो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दूसरा टॉपिक है सोशल जस्टिस, तीसरा इसका टॉपिक है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सबको मालूम है कि ये पेपर जो है ये 250 मार्क्स का होता है। भाई क्यों जरूरी है? अभी अगर हम रीसेंट जनरल ट्रेंड की बात करें, ऑन एवरेज बात करें, तो पिछले कुछ साल का क्वेश्चन पेपर अगर हम रियलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम ये पाएंगे कि ऑन एन एवरेज पॉलिटी एंड गवर्नेंस का constitutes almost 125 marks out of this 250 marks. IR almost 50 marks. Rest जो 75 मार्क्स जो हैं ये सोशल जस्टिस से आता है। ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी है कि किसी किसी साल ज़्यादा आया है, किसी किसी साल कम आया, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये सोशल जस्टिस के टॉपिक से आता है। तो अब फिर भी क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अगर हम पॉलिटी और गवर्नेंस के सिलेबस की बात करें तो 125 में से उम्मीद करना कुछ गलत नहीं है कि यार 125 आएगा, है कि नहीं? वो हो सकता है, ये तो एकदम आइडियल सिचुएशन है जो यूपीएससी में हुई नहीं है आज तक। हो सकता है कि आपको इसमें 100 भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको इसमें 90 भी मिल जाए, हो सकता है 80 भी मिल जाए, 70 भी मिल जाए, 60 भी मिल जाए। ऑन एन एवरेज अगर लेके चलते हैं तो 50% के आसपास का जो आइडियल मार्क्स ऑब्टेन है, तो अगर हम इसका 65% मोटा मोटा अगर करते हैं तो 65 मार्क्स इसमें आ जाएंगे अगर आपने ठीक ठाक पेपर लिखा है तो। सिमिलरली अगर आईआर की बात करें तो 50 में से मोटा मोटा अगर मान के चलिए आपको 65 नंबर पॉलिटी गवर्नेंस में मिला है और 30 नंबर आपको आईआर में मिला है। 65 + 30 कितना होता है? 65, 85, 95। ये दो पेपर अगर आप बना के आएंगे तो 250 में आपको 95 नंबर मिलेगा, जो कि इस पेपर का 50% भी नहीं है। और अगर आपने इस टॉपिक को सही से पढ़ा, इस 75 नंबर को, और मान लीजिए गिरी से गिरी हालत में भी अगर आपका 35 आ जाता है, तो शायद मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिविल सर्विसेज की जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें डेसिमल से भी रैंक ऊपर नीचे होता है। तो ये 35 नंबर जो है ये दिस विल ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 130 मार्क्स। तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एज फार एज दिस, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इजंट इट?
So this is what the utility of studying social justice. Now आज के लेक्चर में हम प्राइमरली कुछ एजेंडास को लेके चलेंगे, और वो जो एजेंडास हैं, what today's lecture will be all about, what will be our agenda for today. सबसे पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सोशल एक्सक्लूजन, थोड़ा ये देखेंगे कि वाई एंड हाउ, what and how, what and how, सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक बहिष्कार, व्हाट एंड हाउ, क्यों और कैसे. दूसरा, विल एड्रेस सम टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशल एक्सक्लूजन, तो हो गया सोशल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन देखेंगे. थर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस देखते हैं कि भाई जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस के लिए जस्टिस क्या है, और यहीं से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स सोशल जस्टिस. थोड़ा सा देखेंगे व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को अब से हम एसजे लिखेंगे. व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान, भारत के संविधान में सोशल जस्टिस कौन कौन से प्रावधानों में है, और इसको हम अमेलगमेट करेंगे विद अ कंक्लूजन. हम कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूजन में थोड़ा ये भी सोचने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि मैंने पहले बोला था कि क्यों इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 में है और ये जीएस पेपर 2 में है. Isn't it? So let's start our discussion with social exclusion. सामाजिक बहिष्करण. सोशल एक्सक्लूजन. सामाजिक बहिष्करण क्या है? सोशल एक्सक्लूजन, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एक्सक्लूजन, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, सोशल एक्सक्लूजन अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें, सो सोशल एक्सक्लूजन इज अ प्रोसेस बाय विच certain sections of society are kept away from the mainstream society. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें समाज के कुछ लोगों को समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है, या वो अलग हो जाते हैं. ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टेट नहीं है, ये एक प्रोसेस है. अभी आगे चल के समझाऊंगा कि प्रोसेस क्या है, क्यों प्रोसेस है. सो सोशल एक्सक्लूजन इज अ प्रोसेस बाय विच सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर केप्ट एट बे मतलब दूरी, आर केप्ट अवे या एट बे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी.
समाज के कुछ वर्गों को जो मुख्य धारा है उससे अलग कर दिया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है। अब थोड़ा समझने की बात यह है कि भाई ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी क्या है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस मेन स्ट्रीम सोसाइटी, क्या है मुख्य धारा। हम सब सुनते हैं मुख्य धारा में लाना है, मुख्य धारा में लाना है, क्या है ये मुख्य धारा, व्हाट इज दिस मेन स्ट्रीम सोसाइटी। क्या है मुख्य धारा? देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि जो मानव जाति है, मानव जाति जो है उसमें एक चीज कांस्टेंट है, हमेशा होगी, कुछ भी हो जाए वो होगी। मानव जाति में जो एक चीज कांस्टेंट है वो है डेवलपमेंट या विकास। कभी नहीं रुकेगा, मानव रुकने ही नहीं देगा। हम सब पैदा होते हैं विकास होने के लिए, कोई अंडर डेवलप या उस स्थिति के लिए पैदा नहीं होता है कि आज जिस स्थिति में पैदा हुआ हूँ उस मैं अपने आप को सर्वाइव कर पाऊँ या सस्टेन कर पाऊँ। हम सब विकास चाहते हैं। अब थोड़ा देखते हैं, डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, संसाधन। बिना संसाधन के डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। अब देखिए, बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी संसाधन हैं ये उस देश के लोगों में या विश्व के लोगों में, जो भी समझ लीजिए, समाज के लोगों में बराबर बंटना चाहिए। दिस रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among all the sections of the society। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है, ये रिसोर्सेज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। कुछ लोग हैं जिन तक ये रिसोर्स सही मात्रा में पहुंचता है और कुछ लोग हैं जिनमें ये रिसोर्सेज या संसाधन पहुंच नहीं पाते हैं। तो वो वर्ग, समाज का वो वर्ग जिनमें ये संसाधन पहुंच पाते हैं, उस वर्ग को कहा जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी। मेन स्ट्रीम सोसाइटी। और वो वर्ग तक ये संसाधन पहुंच नहीं पाते हैं, इन लोगों को कहा जाता है, ये सोसाइटी जो हो जाती है, ये हो जाती है एक्सक्लूडेड सोसाइटी, बहिष्कृत समाज। है कि नहीं? अब देखिए, ये रिसोर्सेज का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही काफी नहीं है। ये रिसोर्सेज, दिस रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड या शुड बी अवेलेबल इन अबांडेंस, सही मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए रिसोर्सेस। ऑल्सो दिस रिसोर्सेस शुड बी अवेलेबल सस्टेनेबली, सतत हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर यार बिजली का कोई प्लांट लगा रहे हैं, एक बार कोयला दे दिया अब नहीं देंगे। सस्टेनेबल का मतलब है कंटिन्यूसली। तो समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा वो है जिनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, पूरी उपलब्धता है, और दूसरा समाज हो जाता है जिनमें ये संसाधन पहुंच ही नहीं पाए। और ये बनाते हैं सोसाइटी के दो वर्ग, जिनको हम कहते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी या और एक्सक्लूडेड सोसाइटी। अगर हम एक पिक्चर के मदद से इसको समझना चाहें तो अगर मैं ये कहूं कि एक रोड है,
कि ये एक रोड है और मैं इस रोड को समझता हूं कि दैट दिस इज अ रोड टू डेवलपमेंट, उन्नति की राह। और अगर मैं ये समझता हूं कि एक कोई देश है, उसमें एक रोड है और उस देश में 3 सोसाइटी रह रही है, ए, बी और सी, और ये रोड है तरक्की की रोड। मान लीजिए कि जो ए सोसाइटी है उसको, उस सोसाइटी को इस रिसोर्सेज का पूरा एक्सेस है, कोई कमी नहीं है, और बी सोसाइटी जो है उनके पास इस रिसोर्सेज का ठीक ठाक भी नहीं, ठीक ठाक से भी कम अवेलेबिलिटी है, और एक सेक्शन है सेक्शन सी जो इन रिसोर्सेज से तो एक मात्र दूर है। तो अगर हमें इस पिक्चर के मदद से अगर हम समझना चाहें तो हम ये समझ पाएंगे आसानी से कि वो सोसाइटी जो डेवलपमेंट के मार्ग पे है, क्योंकि उनको सारे संसाधन अवेलेबल हैं, ये मेन स्ट्रीम हो जाएंगे और ये हो जाएंगे एक्सक्लूडेड सेक्शंस या बहिष्कृत समाज। इन अ नटशेल हम अब ये कह सकते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन, ये क्या हो गया, एक्सक्लूडेड हो गया। सोशल एक्सक्लूजन is a process which keeps सामाजिक बहिष्करण एक प्रोसेस है जो किसी व्यक्ति को, विच कीप्स अ पर्सन, फैमिली और सोसाइटी या पूरे समाज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से दूर रखता है। आर्थिक, विच इज अ प्रोसेस विच कीप्स अ पर्सन, फैमिली और सोसाइटी अवे फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास से दूर रखता है। बहिष्कृत हो जाना इसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति या फैमिली या पूरा समाज दुनिया में होने वाले जितने भी आर्थिक विकास हैं अगर उससे दूर है, तो देन दे विल बी कॉल्ड एज अ सोशली एक्सक्लूडेड सोसाइटी, इजंट इट। अब थोड़ा और अंदर आते हैं, ये देखते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन या अगर कोई समाज मुख्य धारा से अलग हो गया तो क्या होगा। वो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो एक्सक्लूडेड सोसाइटी है या जो एक्सक्लूडेड सेक्शन है, excluded section, they will be unable to participate with the mainstream society. मुख्य धारा के लोगों के साथ जो इनका पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता, जन सहभागिता, ये प्रिवेंट कर देगा सोशल एक्सक्लूजन। और किस प्रकार का पार्टिसिपेशन प्रिवेंट करेगा? हर प्रकार का। इट विल रेंडर देम नॉट टू पार्टिसिपेट आइदर इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली। सोशल एक्सक्लूजन से जो बहिष्कृत वर्ग है वो सहभागिता, जन सहभागिता से बहुत दूर हो जाएगा, आर्थिक रूप से
सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। अब इसका इफेक्ट क्या होगा किसी देश में, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि ये जो दो समाज बन रहे हैं, एक मेन स्ट्रीम समाज है, दूसरा एक्सक्लूडेड समाज है, इनके बीच में जो गैप है ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। समझते हैं, जैसे अभी मैं वो रोड के ही एग्जांपल लिए थे कि एक सेक्शन है ए और एक सेक्शन है सी, ये हमेशा तरक्की के मार्ग पे है क्योंकि इनको रिसोर्सेस मिले हुए हैं, तो ये हमेशा, अगर मैं इसके सीधा लाइन को आज का पोजीशन माने तो ये हमेशा तरक्की करेंगे करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो ये समाज है, बहिष्कृत समाज, कोई भी रिसोर्सेस नहीं इनमें इनको मिला हुआ है, उस केस में इनको क्या होगा? उस केस में तो ये जहां के तहां रहेंगे ना। ये तो मैं अच्छी सिचुएशन ले रहा हूं कि उनको वहीं रख रहा हूं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में तो ये और नीचे ही जाएंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये 1 साल ये है, 2 साल ये है, 3 साल ये है, 4 साल ये है, क्या हो रहा है इस ग्राफ में? इस ग्राफ में ये हो रहा है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है, हर तरीके का गैप, सोशल गैप, इकोनॉमिक गैप, जो भी गैप है, ये बढ़ता ही जाएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा हम इसको और आगे समझते हैं कि कैसे ये लोग इकोनॉमिकली, हाउ दिस सोशल एक्सक्लूजन विल रेंडर देम इकोनॉमिकली नॉट टू पार्टिसिपेट इन विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। कैसे नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे भाई इन लोग? थोड़ा देखते हैं। इकोनॉमिक सेंस में अगर हम बात करें तो जो बहिष्कृत समाज है, जाहिर सी बात है कि इस बहिष्कृत समाज की जो परचेजिंग पावर है, इस समाज की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे तो कम ही रहेगी। क्यों कम रहेगी? कम रहेगी क्योंकि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड ड्यू टू एक्सक्लूजन most of the people of this society is unemployed. No, नौकरी नहीं मिली। नौकरी क्यों नहीं मिली? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। स्कूल नहीं था, हेल्थ फैसिलिटी ठीक नहीं थी, स्कूल था भी तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं था, लैक ऑफ अवेयरनेस थी, दुनिया भर की इसमें रीजंस हो सकते हैं। तो जब एक वर्ग आर्थिक रूप से ही सक्षम नहीं होगा तो वो उससे सहभागिता की उम्मीद करना ही हमसे गलत है, क्योंकि हमने उसको दिया ही नहीं। अगर हम इसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखें कि हाउ दिस सोशल एक्सक्लूजन प्रिवेंट्स द सोशल पार्टिसिपेशन या सोसाइटल पार्टिसिपेशन, कैसे प्रिवेंट करता है? जो बहिष्कृत वर्ग है उसको सोशल उसके सामाजिक सहभागिता से। देखिए, it is a civil right of any citizen, हर सिटीजन का ये नागरिक अधिकार है कि वो अपने समाज में होने वाले हर सोशल और कल्चरल पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले। दिस इज अ सिविल राइट, इट इज अ सिविल राइट of every citizen to participate
in social and cultural events of its society. ये हर नागरिक का अधिकार है, जिसको नागरिक अधिकार बोलते हैं, नागरिक अधिकार। हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन सिंस बिकॉज दे आर एक्सक्लूडेड, ये लोग तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जा ही नहीं पा रहे हैं ना, शर्म है जो भी है, नहीं जा पा रहे हैं। इसको एक और चीज से समझते हैं। कहा जाता है कि इट इज सेड दैट लाइफ इज अ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस rather than a biological। जीवन एक सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है, समझते हैं। एक व्यक्ति पैदा हुआ, ही टुक बर्थ, जन्म लेता है वो, और उसकी मृत्यु होती है, he becomes death, he becomes dead। क्यों कहा जाता है कि लाइफ एक सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है रादर देन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस? इंसान के जीवन में सिर्फ ये दो चीजें हैं जो बायोलॉजिकल हैं। अगर हम ये मान ले कि ये व्यक्ति 70 साल जिया, तो ये 70 साल ये उस समाज या सोसाइटी में रहता है और उसी से इन्फ्लुएंस होता है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ हिज लाइफ ये सोसाइटी में रहता है। दैट्स वाई, इसीलिए इंसान को एक सोशल एनिमल कहा जाता है। मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर इन 70 सालों में ही उसको हमने सामाजिक न्याय या इक्वालिटी दिया ही नहीं, तब तो यार इसका पूरा जीवन ही निरर्थक है ना। अगर किसी को समाज में ही बराबरी ना मिले तो उसका जीवन अर्थहीन है, मीनिंगलेस। अगर किसी को उसके जीवन में सामाजिक बराबरी न मिले तो उसका जीवन ही अर्थहीन है ना। वो क्या करेगा? मतलब वो एक डिप्रेस्ड सोसाइटी में पैदा हुआ, लोगों की एट्रोसिटी सहा और मर गया। इज दिस द पर्पस ऑफ लाइफ? और इज दैट टाइप ऑफ लाइफ जस्टिफाइड? बिल्कुल नहीं। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस इट इज नॉट जस्टिफाइड। तो उसका जीवन ही अर्थहीन है। क्या करेगा जी के?
तो इसीलिए हमारे समाज में चाहिए सोशल जस्टिस या सोशल इंक्लूजन। उस पर हम बाद में आएंगे, पहले ये थोड़ा इसी टॉपिक को और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। जितना भी मैंने डेफिनेशन लिखा है, मैंने सोशल एक्सक्लूजन को एक प्रोसेस लिखा है, इजंट इट? सोशल एक्सक्लूजन इज अ प्रोसेस, यहां भी लिखा हूंगा सोशल एक्सक्लूजन इज अ प्रोसेस। पहले भी सोशल एक्सक्लूजन को एक प्रोसेस लिखा था, ये एक प्रोसेस है, इट इज नॉट अ स्टेट। सोशल एक्सक्लूजन इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ स्टेट, किसी की स्थिति नहीं है ये। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस वो होता है विच एंटेल्स सम स्टेजेस, जिसके कुछ स्टेज होते हैं। थोड़ा देखते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन का प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। मैं क्यों सोशल एक्सक्लूजन को एक प्रोसेस कह रहा हूं? सोशल एक्सक्लूजन के प्रोसेस का, द प्रोसेस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, इसका जो फर्स्ट स्टेज है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। ये इसका पहला स्टेज है, भेदभाव करना। हम जब किसी के साथ भेदभाव करते हैं, हम जब किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो वो एक्सक्लूजन के सेकंड स्टेज में आ जाता है, और वो स्टेज है वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स। उसका सिविल राइट, नागरिक अधिकार हम वायलेट कर रहे हैं। अब जब हम किसी का नागरिक अधिकार वायलेट करेंगे भेदभाव से, तो वो क्या होगा? ही विल गेट एक्सक्लूडेड, बहिष्कृत हो जाएगा। बहिष्कृत होगा तो क्या होगा? देयर वोंट बी एनी डिग्निटी ऑफ हिज लाइफ, देयर मीन्स वायलेशन ऑफ डिग्निटी। सम्मान, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो आर सम ऑफ द स्टेजेस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, और चूंकि इसमें कुछ स्टेजेस हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोसेस नॉट अ स्टेट। ये एक स्थिति नहीं है, ये एक प्रोसेस है, इजंट इट? अब थोड़ा इसमें देखते हैं क्या है। अब भाई जब सोशल एक्सक्लूजन है तो इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी है सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन, इजंट इट? सोशल इंक्लूजन सोशल एक्सक्लूजन की दवा है, और ये इसका रिवर्स ट्रेंड फॉलो करेगा। इसका मतलब हम अब किसी को सम्मान देंगे। सम्मान कब देंगे? जब वो सोसाइटी में रहेगा। सोसाइटी में रहेगा, उसका सिविल राइट वायलेट नहीं होगा। सिविल राइट वायलेट नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई भेदभाव ही नहीं है समाज में। सोशल इंक्लूजन। there will be social inclusion.
अब सोशल इंक्लूजन से क्या होगा? फाइनली ये सोशल इंक्लूजन ही है. दिस सोशल इंक्लूजन, इट इज दिस सोशल इंक्लूजन which will ultimately, this social inclusion will ultimately yield into social justice. सामाजिक न्याय सोशल इंक्लूजन से ही मिलेगा. मीन्स inclusion of social justice, inclusion of social justice, of social inclusion, of social inclusion, social inclusion will yield, will result into social justice. अब भाई सोशल जस्टिस है क्या? थोड़ा देखते हैं. जब आए गए हैं तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, सोशल जस्टिस कैन बी ब्रॉडली अंडरस्टूड, it can be broadly understood as the fair and equitable distribution it is the fair and equitable distribution of the fruits of economic development. आर्थिक तरक्की का फल जब समाज के हर वर्ग में बराबर 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 मिलेगा, उस चीज को हम कहते हैं सोशल जस्टिस. Isn't it? Social justice, it supports the principle that it also supports the principle that हर नागरिक को अपने सिविल, that every citizen has its civil, political and economic rights. It supports the principle that every citizen, हर नागरिक के पास has their civil, economic, political and social rights, अधिकार. सोशल जस्टिस इस प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है कि हर नागरिक के पास उसके नागरिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार हो, बराबर हो. दिस ऑल इज व्हाट अबाउट सोशल जस्टिस. अब थोड़ा हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस नेचर ऑफ एक्सक्लूजन्स. What are the various nature of exclusion? एक्सक्लूजन का दो नेचर है या दो प्रकार के ही हैं, टाइप सी समझ लीजिए. एक तो है एक्टिव एक्सक्लूजन, जारी बहिष्करण, और दूसरा है पैसिव. एक्टिव एक्सक्लूजन का मतलब यह है कि वो एक्सक्लूजन जो अभी भी चल रहा है और अभी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हम बांग्लादेशियों को हमारे देश में नहीं घुसने दे रहे हैं. वी आर डिनाइंग द माइग्रेंट्स, डिनाइल, वी आर डिनाइंग माइग्रेंट्स को, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को हम नहीं घुसने दे रहे हैं. माइग्रेंट्स टू एंटर अवर कंट्री.
या विश्व के बहुत सारे विकसित देश जो ऐसा करते हैं, दूसरे देश के माइग्रेंट्स को हम अपने नहीं घुसने देते हैं। इस प्रकार का जो एक्सक्लूजन है इसको एक्टिव एक्सक्लूजन कहा जाता है। लेकिन समाज में कई समय से पैसिव डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। ये पैसिव डिस्क्रिमिनेशन वो है कि बहिष्कार या डिस्क्रिमिनेशन हो तो रहा है, लेकिन वो एक बड़े टाइम पीरियड में उसका इम्पैक्ट दिखता है। छोटे छोटे आज कल परसों का इफेक्ट, इस डिस्क्रिमिनेशन का इफेक्ट हमको ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम दिखेगा, 10 साल, 12 साल, सेंचुरीज, डिकेड्स एंड ऑल दिस। उस प्रकार का जो एक्सक्लूजन होता है उसको हम कहते हैं पैसिव एक्सक्लूजन। एंड दिस एक्सक्लूजन मे बी ड्यू टू मैरियड ऑफ, अलग अलग तरीके, अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी एक्सक्लूजन just because of the religion, race, caste, sex, place of birth। इन सारे फैक्टर्स के वजह से जो एक्सक्लूजन होता है उस एक्सक्लूजन को हम पैसिव एक्सक्लूजन कहते हैं। अब ये सब देख के कुछ याद आ रहा है? ये सब देख के आपको याद आना चाहिए आर्टिकल 15(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इजंट इट? इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 15(1) है, इट इज मेंट टू प्रोहिबिट पैसिव एक्सक्लूजन। निष्क्रिय बोलते हैं इसको। Article 51 of the Constitution is meant to prohibit passive exclusion. अब इसके बाद ये थोड़ा देखेंगे, बहुत छोटा सा ब्रीफली, कि हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सक्लूडेड सोसाइटी, या हाउ टू आइडेंटिफाई दैट अ पर्टिकुलर ग्रुप इज डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव हुआ है उनके साथ। कैसे 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 आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत आसान है। हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट अ पर्टिकुलर ग्रुप, फैमिली, सोसाइटी, जो भी कह लीजिए, पर्टिकुलर ग्रुप इज डिस्क्रिमिनेटेड। उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेटेड। तीन चीजों से पता चलेगा। अगर किसी समाज के पास दे हैव अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्स, if they have unequal, उनके पास अनइक्वल रिसोर्स है, या तो दे हैव अनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके नहीं मिल रहे हैं। क्या? पहला, दे मे हैव अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस, दे विल हैव unequal opportunities, and third is they will have, जो हमने पहले देखा था, they will have unequal participation। एक डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी के पास ये सारे ट्रेट्स हैं कि उनके पास दैट दे हैव अनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेस, संसाधन उनके पास अवेलेबल नहीं होंगे। अलग अलग रीजन हो सकते हैं इसके रीजन सोशियोलॉजिकल रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, इकोनॉमिकल रीजन हो सकता है,
फाइनेंशियल रीजन भी हो सकता है बैंक ना हो सकता है कि हेल्थ रीजन हो सकता है, हेल्थ फैसिलिटी ना हो, एजुकेशन भी एक रीजन हो सकता है, कई और रीजन हो सकते हैं कि क्यों किसी सोसाइटी के पास दे विल हैव अनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेस. This is how a particular group is identified that they have been discriminated or not. उनके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं होगी. अपॉर्चुनिटी किस मामले में नहीं होगी? पब्लिक पार्टिसिपेशन में नहीं होगी. हो सकता है एग्जाम्स में अपियर होने का कॉन्फिडेंस ना हो. क्यों? क्योंकि भाई एजुकेशन ही सही नहीं है. एजुकेशन क्यों सही नहीं है? उसके अलग रीजन हो सकते हैं. उनके पास अनइक्वल अपॉर्चुनिटी होगा. फाइनली दे विल हैव अनइक्वल पार्टिसिपेशन. अनइक्वल पार्टिसिपेशन भी 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और क्या नाम है, पॉलिटिकल, राजनीतिक. दे विल बी सोशली, पॉलिटिकली, politically and economically deprived. This all are the characteristics of a discriminated society. Clear? तो अब वापस आते हैं कि भाई how to deal with this discrimination. So to deal with this discrimination, there are certain steps which needs to be followed. क्या steps है? Integrated steps हैं to enhance the feeling of social inclusiveness in the otherwise discriminated sections of the society. We have to create a robust environment where they are socially integrated. उन लोगों का सोशल इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है. एकीकरण, with social integration also they needs to be socially, they have to be a process of social inclusion. समावेश, सामाजिक समावेश, सामाजिक एकीकरण होना दो, और ये दोनों प्रोसेस साथ में होना जरूरी है. थोड़ा समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल इंक्लूजन. एक एग्जांपल से समझते हैं. सी, सोशल इंक्लूजन मींस देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. There shall not be any discrimination on the basis of any of the religion, race, caste, sex, place of birth and other things, isn't it? And what do you mean by socially integrated? Socially integrated is mainly concerned with the active participation with rights and liabilities. It is mainly concerned with the active participation with राइट्स एंड लाइबिलिटीज. इसका सोशल इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि मैं अपने राइट्स एंजॉय करने के लिए किसी और के फंडामेंटल राइट्स या किसी भी प्रकार के राइट्स का हनन ना करूं. आई शुड नॉट वायलेट अदर्स राइट्स जस्ट टू एंजॉय माई. सोशल, इसका मतलब यह है कि हम अपने अपने दायरे में रह के किसी का के भी अधिकारों का हनन ना करें. और दूसरा जो सोशल इंक्लूजन है, इट मींस नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड. दोनों का मकसद यही है
कि जो एक्सक्लूडेड सेक्शंस हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना, और उस चीज को बोला जाता है सोशल कोहेजन। सोशल कोहेजन, सामाजिक ससंजन। कल्पना कीजिए ना ऐसी सोसाइटी जिसमें सब अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं हो रहा है, तो ऐसा समाज कैसा होगा? ये एक सोशली बॉन्डेड समाज होगा ना। समाज में आपस में के लोगों में कितना यूनिटी रहेगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दिस बोथ विल गिव अ सेंस ऑफ सोशल कोहेजन। सोशल कोहेजन यानी सामाजिक ससंजन। जब किसी सोसाइटी में सोशल कोहेजन होगा तो जाहिर सी बात है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव नहीं होगा। और जिस सोसाइटी में कोई भेदभाव नहीं होता है उसी सोसाइटी को तो हम सोशल जस्टिस कहते हैं। सामाजिक न्याय, सबका बराबर बराबर, है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन टू अवॉइड द सोशल एक्सक्लूजन। इसके भी आगे चलते हैं भाई। सोशल जस्टिस अगर नहीं होगा, सोशल जस्टिस अगर समाज में हो गया, अगर समाज में सामाजिक न्याय हो गया तो क्या होगा? समाज में अगर सामाजिक न्याय हो गया सो देयर विल बी नो स्ट्रगल, संघर्ष नहीं होगा। अलग अलग वर्गों में अपने अधिकारों के लिए कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा। एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए सोशल जस्टिस है, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इक्वल हैं। वहां क्या, भारत जैसे देश की कल्पना कीजिए ना, वहां की गवर्नमेंट जो है, अगर हम इसको इकोनॉमिक सेंस में देखें अगर हम इसको इकोनॉमिक सेंस में देखें तो जिस सोसाइटी में संघर्ष नहीं होगा देयर विल बी लेस स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर्स। जो गवर्नमेंट हमारे देश की इतना खर्चा कर रही है, लेस स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर्स। अब सोशल सेक्टर में कम खर्चा होगा तो भाई गवर्नमेंट उस पैसे को कहीं डेवलपमेंट के वे में ना खर्चा करेगी। अल्टीमेटली व्हाट विल गेट? अल्टीमेटली विल गेट अ डेवलप्ड सोसाइटी और अ डेवलप्ड कंट्री। और एक डेवलप्ड कंट्री क्या होती है? वहां पे इगैलिटेरियन सोसाइटी होना चाहिए। द सोसाइटी शुड बी इगैलिटेरियन। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें सो विल बी एबल टू राइप द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ अवर कंट्री। एक डेवलप्ड इकोनॉमी का यही तो है। और हम क्या चाह रहे हैं? बीइंग एन एस्पायरिंग नेशन, हम यही तो चाह रहे हैं कि हम एक डेवलप्ड स्टेट बने। डेवलप्ड स्टेट में क्या होगा? इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम अच्छे से राइप कर पाएंगे। देयर शैल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ। और जब ये होगा तभी तो जो वहां ग्राफ बनाए थे कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी और एक्सक्लूडेड सोसाइटी के बीच का जो गैप है वो गैप भर जाएगा। दिस इज व्हाट मेंट बाय इगैलिटेरियन सोसाइटी एंड अल्टीमेटली अ डेवलप्ड सोसाइटी।
क्योंकि संघर्ष ही नहीं रहेगा, क्योंकि सबको बराबर हक प्राप्त है। और ऐसा ऐसा जो पॉपुलेशन मिलता है जिसमें समाज में कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर बराबर हैं, इसी चीज को कहा जाता है सोशल कैपिटल। It is known as social capital, isn't it? So till now हमने सोशल एक्सक्लूजन देखा, सोशल थोड़ा इंक्लूजन देखा। अब थोड़ा हम देखते हैं इसका दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो वर्ड है जस्टिस, न्याय। क्या है न्याय, कितने प्रकार के हैं, थोड़ा देखते हैं। नाउ वील लुक एट व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस, जस्टिस जो टर्म है ये जस्ट से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू रिमेन अनबायस। किसी के भी प्रति कोई प्रेजुडिस ना होना, सबके लिए समान भाव रखना, उसी को बोलते हैं टू रिमेन अनबायस्ड, न्याय। देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ जस्टिस। मोटा मोटा जो हमको सोशल जस्टिस पढ़ने में थोड़ा सहायक होगा, कितने प्रकार के जस्टिस हैं। Basically, there are three types of justice as far as this social justice topic is concerned. पहला justice, first is the natural justice, नैसर्गिक। नैसर्गिक न्याय। दूसरा है नॉमिनल जस्टिस। तीसरा है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। देखिए, नेचुरल जस्टिस वो है जो किसी भी मनुष्य को या नागरिक को पैदा होते साथ नेचर, प्रकृति द्वारा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्री एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, एनवायरनमेंट, ये हमको प्रकृति से द्वारा ही दिए गए हैं। तो इस प्रकार के न्याय को नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। हमको सामंजस्य बैठाना है इन दोनों के बीच में, बिटवीन नॉमिनल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। दो नेचुरल जस्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी दिल्ली देख लीजिए, हवा में ही the sort of this air pollution which is prevalent in Delhi, it is not a thing which we can call कि natural justice है। इमेजिन कीजिए वो सिचुएशन कि चल भी रहे हो, सांस भी ले रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप जहरीली सांस ले रहे हो। So I think that goes against the natural justice. So we'll come back to our topic. Nominal justice and social justice, क्या अंतर है भाई nominal justice, social justice, क्या है ये? What do you mean by nominal justice? And what is social justice? सी, नॉमिनल जस्टिस वो न्याय विच एग्जिस्ट ओनली इन पेपर,
means the form of justice which exists in paper. For example, fundamental right मिलना चाहिए, ठीक है, there shall be no discrimination, no untouchability, equal opportunity and all these things. This thing, all these rights या justice, they are known as nominal justice, means the justice which are on paper या rights and laws which exist on paper. इस प्रकार का जस्टिस है. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट, न्याय का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इट इज द नॉमिनल जस्टिस. नॉमिनल जस्टिस मेनली डील्स विद द थ्योरेटिकल पार्ट. इट इज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस. भाई हाँ, ये मिलना चाहिए, लिख दिया गया नॉमिनल जस्टिस. Social justice is actual, the rights and laws which it is mainly the practical aspect, कि समाज में एक्चुअल में लिख तो दिए हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, लेकिन क्या समाज में ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हो रही हैं? Social justice deals with all these things, practical aspects, real world aspect, real. हमको करना क्या है? What we have to do? हमको we have to bridge this gap between the nominal justice and social justice. हमको nominal justice और social justice के बीच का जो गैप है, इसी को पाटना है कि भाई वाकई में रियल एक्सरसाइज ऑफ राइट्स हो रहा है और रियल एक्सरसाइज ऑफ राइट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शंस ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये कैसे पता चलेगा? और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक सभ्य समाज होने के लिए नॉमिनल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस शुड बी मर्ज्ड, और द ब्रिज बिटवीन द नॉमिनल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस शुड बी फील्ड. कैसे फील्ड होगा वो? दिस विल बी फील्ड बाय गुड गवर्नेंस, एंड दैट्स व्हाई government is an indispensable part of social justice. जो दो हम क्वेश्चन लिए थे कि क्यों इंडियन सोसाइटी पेपर 1 में है, सोशल जस्टिस पेपर 2 में है, इसका एक एस्पेक्ट ये है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट. This nominal justice, the bridge between the nominal justice and the social justice will be filled only after by the good governance. थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं व्हाट आर द वेरियस व्यूज ऑफ जस्टिस. व्हाट आर द वेरियस व्यूज ऑफ जस्टिस. दृष्टिकोण, न्याय के दृष्टिकोण. सो बेसिकली अगर हम जस्टिस के अलग अलग व्यू देखें तो हम वी कैन
distinguish the various views of justice in three components. 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है. एक इसका कंपोनेंट है पहला जो इसका कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं पोस्ट डेमोग्राफिक. पोस्ट डेमोक्रेटिक. दूसरा जो इसका व्यू है वो है लिबरल व्यू. तीसरा जो इसका व्यू है मार्क्सिस्ट. मार्क्सिस्ट व्यू. मार्क्सवादी, पोस्ट डेमोक्रेटिक को कहा जाता है उत्तर पश्चिमी, उत्तर लोकतांत्रिक. एंड लिबरल व्यू इज नोन एज उदारवादी व्यू. थोड़ा देखते हैं कि करके तीनों. बेसिकली जो मार्क्सिस्ट व्यू है ये बेसिकली दिस इज सोसाइटल इन नेचर. इट इज वेरी सोसाइटल इन नेचर. सोसाइटी ये जो है उत्तरवादी लिबरल व्यू, इट इज वेरी इंडिविजुअल इन नेचर. मार्क्सवादी जो व्यू, मार्क्सवादी व्यू क्या कहता है? इट स्ट्रेस अपॉन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. It stress upon equality of status and opportunity. This is the first component of Marxist view, that each and every citizen of a country should enjoy equality of status and of opportunity. Second, it also stressed upon the community ownership of the resources. कि resources का जो असल मालिक है वो सोसाइटी होना चाहिए, ना ही कोई सरकार, ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल. कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस. या हम ये कह सकते हैं दैट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अंडर द ओनरशिप ऑफ दिस कम्युनिटी. व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन should be under the ownership of society. What are the various factors of production? Land, labor, capital. These are the various factors of production. Also, it talks about that there should be no exploitation of citizens.
no exploitation of citizens, no exploitation. There shall be no exploitation. Marxist view talks about all this. Liberal view, उदारवादी, ये क्या कहता है? This view states that जस्टिस कब मिलेगा? जस्टिस तब मिलेगा when there will be equal protection of law for every individual. When there will be an equal protection of law for every individual. That there's equal protection of laws. What about this post democratic view of justice? ये क्या कहता है? ये जो view है, this view is more oriented towards the outcome. ये थोड़ा outcome oriented group है, view है. It is mainly focused with the outcome. Now we have to understand what the difference between outcome and output. एक और भी टर्म हो सकता है ना, आउटपुट. इन दोनों में क्या अंतर है? एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए कि मान के चलते हैं कि कोई एक सरकार है जिसने अपने देश में इनपुट किया जिसने अपने देश में 100 करोड़ रुपए सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, सोशल सेक्टर में खर्च किए, और उनका 100 करोड़ रुपए खर्च करने के पीछे में जो टारगेट है वो ये है कि हमारे देश के 5,000 लोग, हमारे देश के 5,000 लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिले. ये टारगेट है. अब भाई ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, 5,000 लोगों को लाइवलीहुड प्रोग्राम भी दिए गए, स्किल डेवलपमेंट दिया गया, आउटपुट पूरे 5,000 लोगों को दिया, 100% इंप्लीमेंटेशन. आउटपुट भी हुआ 5,000 लोग. पेपर में तो दिखेगा 5,000 लोगों को स्किल डेवलपमेंट दिया गया, लेकिन आउटकम क्या होगा? आउटकम का मतलब होता है कि भाई ये 5,000 लोगों में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली देश की इकोनॉमी या उसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. वो हु आर द नेट कंट्रीब्यूटर्स. तो पता चला कि इन 5,000 में से सिर्फ 500 ही लोग ऐसे हैं जो who are actually contributing in the growth. इसका मतलब यह है कि आउटकम 100%, आउटपुट 100% है, लेकिन आउटकम सिर्फ 10% है. तो जो पोस्ट डेमोक्रेटिक व्यू है सोसाइटी का,
ये चाहता है कि भाई हमारे समाज में जो ये आउटकम है, ये आउटकम ज्यादा होना चाहिए ना, इजंट इट? अगर हम आउटकम बढ़ा देंगे, इफ विल इंक्रीज द आउटकम, ऑटोमेटिकली द आउटपुट विल इंक्रीज। आउटकम बढ़ा देंगे तो आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा ना। दिस थ्योरी, द पोस्ट डेमोक्रेटिक व्यू, it supports that if we will increase the outcome, the output will automatically increase and the justice will prevail in the society. Basically हम ये कह सकते हैं that this is the more market oriented approach. आ रही है बात समझ में? This theory supports the more contribution from the government and private sector, more role या more contribution of this private and non governmental organizations, इनका रोल ज्यादा होना चाहिए फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ द जस्टिस, पोस्ट डेमोक्रेटिक व्यू। अब हम ये देखें कि भाई आखिर ये इतना सारा व्यू जो है जस्टिस का, ये क्या हो रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम। सो बाय ऑल दिस व्यूज वी आर ट्राइंग नथिंग एल्स अदर देन टू अचीव सोशल जस्टिस। हम इन सब व्यूज से सिर्फ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय लाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे अब थोड़ा देखते हैं ये हो गया जस्टिस। अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? अब तक हमने डिस्कस कर लिया सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक बहिष्करण, क्या, क्यों, कैसे। दूसरा हमने डिस्कस किया सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन। तीसरा हाउ टू रिमूव दिस सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सोशल एक्सक्लूजन फ्रॉम बाय द मेथड ऑफ सोशल इंक्लूजन। चौथा हमने देखा न्याय, जस्टिस। थोड़ा और इस टॉपिक के पास चलते हैं और अब देखते हैं सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय। अरे यार क्या हो रहा है? सोशल जस्टिस देखिए, सामाजिक न्याय देने का जो प्रोसेस है, ये दो इसमें बहुत सारे एंटाइटीज इन्वॉल्व हैं। अगर हम इसको ग्रुप कर सके तो ये बहुत बड़ा टेबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम सब ग्रुप कर करके किसी को किसी पोजीशन में डालें तो सोशल जस्टिस देने का जो प्रयास हो रहा है, बेसिकली हम उसको दो ही पोर्शन में डाल सकते हैं। सबसे पहला तो है सोशल जस्टिस इन टर्म्स ऑफ दिस, what are the efforts to give social justice in global arena, और दूसरा हम देखेंगे हमारे देश में क्या हो रहा है एट नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है।
नेशनल लेवल पे जब हम जाएंगे तो हम इसमें बहुत सारी स्कीम्स पढ़ेंगे, वल्नरेबल सेक्शंस पढ़ेंगे, अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है, SC ST के लिए कौन सी है, वुमेन के लिए कौन सी है, एल्डर के लिए कौन सी है, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए कौन सी है, LGBT कम्युनिटी के लिए कौन सी है, एंड देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। आज थोड़ा हम अपना डिस्कशन कन्फाइन करेंगे व्हाट आर द ग्लोबल सोशल जस्टिस इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स, व्हाट आर द ग्लोबल एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस। ग्लोबल एफर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है? व्हाट आर द व्यूज ऑफ यूनाइटेड नेशन इन अ वेरी ब्रीफ इन टर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस। यूनाइटेड नेशन कहता है कि if there will be social justice all around the globe, if there will be social justice all around the globe, if there will be social justice all around globe, पूरे दुनिया में अगर सामाजिक न्याय है तो क्या होगा? क्या होगा? देयर विल बी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब शांति से रहेंगे। देयर विल बी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। देयर विल बी अ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। दुनिया भर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। इसका मतलब दुनिया में अलग अलग देश हैं, जो अलग अलग वहाँ पे कल्चर है, राइट्स है, कस्टम्स हैं, जो भी है, वो सब साथ में मिलके रहेंगे। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है एक हस्बैंड और वाइफ, दोनों अलग अलग कल्चर, अलग अलग फैमिली से आते हैं, बट इवन देन they get married and they make an agreement that we will peaceful coexist, husband and wife marriage relationship। समझने के लिए ये है, और यही यूनाइटेड नेशंस का गोल है। यूनाइटेड नेशन जो बॉडी है उसको बनाया ही इसलिए गया, so that there shall not be any conflict in the world between the different countries, isn't it? And in furtherance of this, United Nation has declared in one of its convention, there is a moving forward social justice को और करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने यूनाइटेड नेशन हैज केम आउट विद अ डिक्लेरेशन ऑन social justice for fair globalization, and under this it is decided in 2008 that on every year 20th February of every year will be celebrated as World Social Justice Day। हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन की एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र में यह डिसाइड किया गया कि हर 20 फरवरी को देयर विल बी अ वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। अब सवाल ये आता है कि यूनाइटेड नेशन को ये इंस्पिरेशन कहां से मिली? यूनाइटेड नेशन got the inspiration of this declaration from the Copenhagen
एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन कन्वेंशन, और वहां पे एक डिक्लेरेशन हुई थी, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, एंड दिस टुक प्लेस इन 1995। इस डिक्लेरेशन में 3 चीज की बात की गई थी। एक तो है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस मीन, दूसरा है इक्वालिटी, and third is equity. Equality, there's a difference between equality and equity, isn't it? Equality का मतलब होता है समानता, इक्वालिटी का मतलब है समानता, वेयरएज इक्विटी का मतलब होता है समता। डिफरेंस दोनों में इसी इतना है दैट दिस इक्विटी इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस। समझाता हूं, दैट दिस इन्वॉल्व्स अ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस। क्या है ये इक्वालिटी? मतलब देखिए, फॉर एन एग्जांपल, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, लेकिन संसाधनों को सब में समान बांटना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन अगर हम आज के ग्लोब और उसके कंट्रीज की बात करें तो सारे कंट्रीज बराबर नहीं है ना। ऐसे कई कंट्रीज हैं जिनमें सोशल जस्टिस अगर बांटने हम जाएंगे या रिसोर्सेज के अगर हम बंटवारा करने की बात करें तो उनको डेवलप्ड देशों को जरूरत कम है, whereas there are many countries which are poor or underdeveloped or they are lying very low in this per capita income। उन लोगों को इन रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है ना, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो समान तो होना चाहिए, बट दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई किसको कितनी जरूरत है। दिस इज नोन एज इक्विटी। दिस इन्वॉल्व्स अ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस मीन जरूरत, ये किसी को ज्यादा जरूरत है, किसी को कम जरूरत है। हमको सबको समान सामने एक प्लेटफॉर्म पे लगे खड़ा करना है। अगर एक डेवलप्ड कंट्री यहाँ है, दूसरा अंडर डेवलप्ड कंट्री यहाँ है, दोनों को बराबर दे देंगे तो कहाँ से होगा? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको थोड़ा सा दें और इसको थोड़ा ज्यादा दें। ये है इक्विटी, जरूरत के हिसाब से देना, isn't it? So this are the 3 main proponents of the Copenhagen Declaration and Program of Action which took place in 1995, which ultimately get itself embedded in the Declaration on Social Justice for Fair Globalization, and it is a United Nations United Nations initiative. There are many other organization under the this United Nations, for an example ILO, International Labour Organization, ये एक प्रोग्राम चला रही है हमारे देश में, डिसेंट कंट्री वर्क प्रोग्राम। ये हम जब वल्नरेबल सेक्शन पढ़ेंगे तब we'll discuss it in length and breadth. So there are various global efforts which are going on in the field of social justice. अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि what are the various provisions of social justice which are given in the Constitution of India. Provisions of social justice. What are the various provisions of social justice in Indian Constitution? बेसिकली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत की बात करें, स्टार्ट्स विद प्रीएम्बल,
और हमारे प्रियम्बल में हमारे देश के लोगों को 3 प्रकार की जस्टिस न्याय देने की घोषणा की गई है। बेसिकली इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, हम एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट मीन्स कल्याणकारी, इसीलिए योजनाओं को कल्याणकारी योजनाएं कहा जाता है। आवर स्टेट, आवर कंट्री इज अ वेलफेयर स्टेट, and in the preamble itself it ensures justice, the justice of, there shall be a justice of equality, sorry, there shall be economic justice, आर्थिक न्याय, there shall be political justice, राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय, and third there will be social justice, it means सामाजिक न्याय। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 3 प्रकार के न्याय देने की घोषणा की गई है। अब सवाल यह है कि ये न्याय मिलेंगे कैसे? सी, पॉलिटिकल जस्टिस तभी मिलेगा हमको व्हेन देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। अभी इसके बाद एक फ्लो चार्ट की मदद से हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। व्हेन देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन व्हेन द गवर्नमेंट आर सर्टेन पॉलिसीज फॉर द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जब सरकार लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते समय किसी प्रकार का जब भेदभाव नहीं करेगी, then we will get social political justice. How we will achieve social justice? Social justice can be achieved when there will be equal protection of laws. Only when the law or the right, equal protection of rights, sorry, only when the rights of each and every individual is equally protected, then only we can assure ourselves that we have attained social justice. सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब सारे लोगों का अधिकार बराबर रहेगा। एंड हाउ विल अटेन इकोनॉमिक जस्टिस? आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा? व्हेन देयर विल बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब, इसका जो तात्पर्य है ये रिसोर्सेस से है। distribution of resources, when there will be equal distribution of resources, distribution of resources, वितरण, जब संसाधनों का बराबर वितरण होगा तब जाके आर्थिक न्याय मिलेगा। Isn't it? अब ऐसा ही मोटा मोटा हम देख लेते हैं that what are the various sections which provide political justice. It is provided under section 14 to article 18, right to equality, isn't it? Economic justice. Further moving on, political justice, जितने भी fundamental right हैं they guarantee us political justice. What about economic justice?
आर्टिकल 38, 39 and 46, they provide economic justice. And there are many other sections. For example, article 21, article 22, 23, and I think most of the articles of fundamental right, article 14 to 32, part 3 of the constitution, they all aims to provide these three justices. मूविंग फॉरवर्ड, अब थोड़ा हम इस चीज को बिगर पिक्चर में देखते हैं. अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं, कंसिडर करें कि ऐसा देश है, एक ऐसा देश है जहां पे नेचुरल जस्टिस भी है, नेचुरल जस्टिस कैसे मिलेगी? बाय फेयरनेस. सेकंड, उस देश में सोशल जस्टिस भी है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है, पॉलिटिकल जस्टिस भी है. सोशल जस्टिस भी है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है, पॉलिटिकल जस्टिस भी है. सोशल जस्टिस कैसे अचीव करेंगे? सोशल जस्टिस विल बी अचीव बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. इकोनॉमिक जस्टिस विल बी अचीव्ड बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण. एंड पॉलिटिकल जस्टिस विल बी अटेन्ड बाय नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए. अगर किसी देश में नेचुरल जस्टिस है, which will lead to social justice will lead to economic justice, and economic justice will lead to political justice. ये चारों न्याय मिल के क्या बनाएंगे? ये चारों न्याय मिल के एक देश बनाएंगे जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. The presence of all these four kinds of justice will result in a country which will be called as a democratic socialist country, लोकतांत्रिक समाजवाद. क्यों इंपॉर्टेंट है लोकतांत्रिक समाजवाद? यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम है. We the people of India having solemnly resolved to constitute ourselves into a sovereign socialist democratic desh, isn't it? That's why all these components of justice, natural justice, social justice, political justice and economic justice, only then the presence of all this will make a country a democratic socialist country, isn't it? अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट नहीं रहा, एक भी कंपोनेंट नहीं हुआ, सोशल जस्टिस ही नहीं हुआ,
so there won't be a democratic socialist देश लोकतांत्रिक समाजवाद होगा ही नहीं उस देश में. कैसे हो कैसे सकता है? It will not be an egalitarian society, isn't it? In absence of social justice, there won't be any, means democratic socialism won't even survive. That's why social justice is important. सामाजिक न्याय इसलिए जरूरी है. अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस का जो फ्लो है उल्टा चलना चाहिए. सबसे पहले दे शुड प्रोवाइड पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब अपने पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी को इन दैट पॉलिसी दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन्स के में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए. पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा तो उस पॉलिसी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इकोनॉमिक जस्टिस होगा देन देयर विल बी सोशल जस्टिस, एंड नेचुरली जब ये तीन जस्टिस प्रिवेल करेंगे देयर विल बी अ नेचुरल jurisprudence. So इतना सब होने के बाद it is very clear that social justice, it is very clear after this much of discussion, it is very clear that social justice is more about law, governance, policy making, policy implementation, and most importantly it is more concerned with the involvement of state. And this is the reason why social justice is included in GS paper 2. GS पेपर 2 में ही जो फर्स्ट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सारे उसी के कंपोनेंट हैं, isn't it? So this is the reason why this is included in GS paper 2 and why not along with the Indian society, because it has everything to do with law, how the policy will be implemented, how it will be implemented. इन सब से सोशल जस्टिस का ज़्यादा लेना देना है. So this marks the end of the lecture. Thank you.